हमारी बाईं ओर अटल श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आक्रामक और विचारवान दोनों चेहरा है। बिलासपुर अंचल में 5 साल तक उनको मिनी मुख्यमंत्री के तौर पर लोग देखते थे। तो अटल श्रीवास्तव जी की वो छवि इस बार उन्हें कोटा से विधानसभा में ले गई। कोटा विधानसभा थोड़ा रोचक समीकरण में है। कोटा को लोग देखते बिलासपुर के साथ हैं, पर पाते हम उसे मरवाही के साथ हैं, गोरेला पेंड्रा मरवाही के साथ। तो इसलिए हमारे आग्रह पर अटल जी खास तौर पर इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। पिछले 1 हफ्ते से वो राज्य से बाहर थे। आज इस कार्यक्रम के कारण आज सुबह ही वो रायपुर पहुंचे और रायपुर से सीधे इस कार्यक्रम में पहुंचे। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां अटल जी के इस प्रयास के लिए। मेरी दाहिनी ओर कमाल का शख्स मौजूद है। राज्य गठन के बाद मरवाही विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए एक हसरत ही रहा। वो हसरत 2023 में जो पूरा कर पाए वो परपच्ची जी है। भाजपा ने कोशिश तो कई बार की, पर सफलता इस बार ही मिली, और जिनको ये सफलता मिली वो परपच्ची जी हमारे साथ है। जैसी उन्हें सफलता मिली है वैसे उनके सम्मान में आपने तालियां नहीं बजाई। और तीसरा जो शख्स हमारे साथ में दाहिनी ओर मौजूद है वो परिचय के मोहताज नहीं है, एक बड़ी विरासत के उत्तराधिकारी हैं। जिस जगह पर हम बैठे हैं, जिस स्कूल में, आपको जानकर सुखद आश्चर्य हो सकता है कि जिस शख्स ने इस अंचल को पहचान दिलाई, जिनका नाम अजीत जोगी था, वो कभी इसी स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। उन अजीत जोगी के बेटे हैं अमित जोगी, जो कि कांग्रेस के मुखिया के तौर पर सक्रिय रहते हैं। भविष्य को लेकर उम्मीदें बांधे रखते हैं। इस क्षेत्र का उन्होंने भी प्रतिनिधित्व किया, और जिस समय उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, राज्य में सबसे बड़े अंतर से जीत का कीर्तिमान भी उन्होंने ही स्थापित किया। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां अमित जोगी जी के लिए। हालात बदले, उस अनुसार अमित जोगी भी बहुत बदल गए। अमित जोगी को देख के अभी यकीन ही नहीं होता है ये वही अमित जोगी हैं। कितना वजन उन्होंने अपने शरीर का घटाया है, जब उनसे बात करेंगे तब उनसे ही जानेंगे कि ऐसा उन्होंने क्यों किया और कैसे किया। पर अभी बातचीत की शुरुआत परपच्ची जी से ही करते हैं। और परपच्ची जी, लोग कितने अचंभे से देखते हैं आपको, वाकई जीत गए। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, INH हरिभूमि को धन्यवाद, जिन्होंने जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही जैसे छोटे जिले में इतना बड़ा मंच तैयार किया, और इस मंच के माध्यम से जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के जनप्रतिनिधियों का जो बात है वो प्रदेश तक पहुंचेगा। निश्चित ही उसका फायदा जो है इस जिले को होगा। फायदा तो ठीक है, लोग मानते हैं कि आप जीत गए। जी, मानना तो पड़ेगा, क्योंकि आंकड़ों का सवाल है, और आंकड़े में जो भारतीय जनता पार्टी और आप जो कह रहे हैं प्रणव मुखर्जी जी, वो सबसे आगे रहा, अव्वल रहा, तो जीत तो हुआ है। कैसे हुआ? ये जीत जो है भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं की बदौलत और भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं की बदौलत हुआ है। भाई एक बात बताओ, कर्मठ कार्यकर्ता 2023 में ही आए क्या? उससे पहले कर्मठ नहीं थे? एक तो ये। दूसरा ये बताया आपने कि हमारी योजनाओं के कारण हुआ। 2018 से 2023 तक तो कांग्रेस की सरकार थी, आपकी योजनाएं कहां से आ गई? जी, ये आपने बहुत बड़ा सवाल किया है, जो निश्चित ही जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही का जो मरवाही विधानसभा है जी, वो एक पहेली की तरह है। पूरे प्रदेश में मरवाही का इतिहास अलग है। एक इकलौता विधानसभा जहां त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है। उसके पहले
जो शख्स यहां रहे हैं वो मुख्यमंत्री के तौर पे मनोनीत होकर रहे। 3 साल तक लगातार उन्होंने सेवा किए और उसके बाद भी क्षेत्र की जनताओं के बीच में ये संदेश रहा कि अगला मुख्यमंत्री अगर कोई बनेगा तो माननीय अजीत जोगी जी होंगे। और इस प्रकार का बात भी अजीत जोगी जी जो है जनता के बीच में रखते थे, जिसे इस क्षेत्र की जनता विश्वास करता था। निश्चित ही अगर किसी भी विधानसभा का, किसी भी क्षेत्र का मुख्यमंत्री अगर बनता है तो वहां का विकास होता है। निश्चित ही इसी उम्मीद के साथ क्षेत्र की जनता माननीय श्रद्धेय अजीत जोगी जी को वोट करते थे और वो लगातार जब भी चुनाव जीते वो एक महान शख्सियत इस क्षेत्र के थे। निश्चित ही मैं इस अवसर पर आपने उनका जिक्र किया, उनका नाम किया, मैं उनको इस मंच के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत बड़ा गुणवान थे और उनके कुछ पहलू जो हमें स्मरण में आता है उनको करने का प्रयास, अपने जीवन में उतारने का प्रयास मैं भी इस मरवाही विधानसभा क्षेत्र में करूंगा। थोड़ा हमें भी बताओ कौन कौन से पहलू को अपने जीवन में उतारने वाले हो उनके। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उनकी बात जो है लोगों को यहाँ बहुत प्यारा लगता है। हमारे बड़े भैया अमित जोगी जी भी इस बात को रखते हैं कि उनके कहे हुए बातों को जो मैं अपने जीवन में उतारूंगा। और इस क्षेत्र के बहुत सारे जनप्रतिनिधि, बहुत से उनके जो जीवन में किए हुए कार्य और उनके द्वारा जो लोगों को एक प्रकार से संदेश या शिक्षा दिए हैं उनको अपने जीवन में उतारने के लिए उत्सुक रहते हैं। उन्हीं में से मैं भी हूं। तो कुल मिलाकर हमें बहुत बताया नहीं आपने कि उनकी कौन कौन सी बातों को आप उतारने मैंने वाले। एक बताया कि उनके बातें जो है बहुत प्रिय होते थे, पूरे छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय है और मुझे लगता है कि पूरे देश में भी लोकप्रिय होगा। उनके जैसे शख्स मरवाही विधानसभा में आने वाले समय में कोई नहीं हो सकता, ना उनका स्थान कोई ले सकता। थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी। 2023 में आप जीत गए, 2026 आ गया, 2.5 साल हो गए सरकार को भी और आपको भी। सरकार को 2.5 साल हुए, आपको विधायक के रूप में 2.5 साल हुए। क्या कर पाए 2.5 साल में? आप 2.5 साल की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरा 23 साल की बात करना चाहता हूं जी। बात हो तो सिर्फ 2.5 साल की नहीं, पूरे 26 साल का हो। और इस 26 साल में यहां जो जनप्रतिनिधि रहे हैं वो अधिकतर समय कांग्रेस के रहे हैं और कुछ समय जोगी कांग्रेस के भी रहे हैं। क्षेत्र में एक चर्चा का विषय है कि मरवाही जो है कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन हम कई बार देखे और महसूस भी किए कि ये कांग्रेस का गढ़ नहीं है। ये सिर्फ आईएएस जो कलेक्टर रहे हैं श्रद्धेय अजीत जोगी जी, उनका व्यक्तिगत गढ़ था। किसी अन्य व्यक्ति का गढ़ वैसा नहीं हो सकता। तो कोई इस प्रकार के भ्रम में न रहे कि ये कांग्रेस का गढ़ है। हमने तो एक सीधा सा सवाल किया, आपकी जीत का मंत्र क्या जोगी परिवार से निकला क्या? आपके सवाल में ही वो उत्तर है। आपके सवाल में ही वो उत्तर है। नहीं, मेरे उत्तर में आपने उत्तर समाहित कर दिया। अभी श्रद्धेय 2023 में आपकी जो कहानी बनी वो जोगी परिवार की बदौलत बनी। मेरा कहना ये बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कहना ये बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी जनप्रतिनिधि अगर चुनाव लड़ता है, कोई भी संगठन चुनाव लड़ता है तो जीतने के लिए लड़ता है और जीतने के लिए सभी संगठन ने यहां पुरजोर ताकत लगाया था। माननीय हमारे बड़े भैया भी यहां पुरजोर ताकत लगाए थे। मुझे तो सूचना था कि लगभग 5 दिन मेहनत की है बड़े भाई, अपने पाटन क्षेत्र को छोड़ करके, अपने कोटा क्षेत्र को छोड़ करके। मुझे ये आखिरी दिन में पता चला जब सिवनी में मैं घूम रहा था, हमारे एक बूथ है वहीं बड़े भैया आए तो मैंने इनसे आशीर्वाद भी लिया बड़े भाई के स्वरूप में। तब मुझे पता चला कि हमारे अमित भैया जो है यहाँ प्रचार प्रसार जी जान से कर रहे हैं। मतलब 5 दिन अमित भाई ने मेहनत की, आखिरी दिन ने आपने आशीर्वाद ले लिया और मामला बन गया। अब इसको तो अमित भाई ही बता पाएंगे। इसको अमित भाई ही बता पाएंगे। अच्छा, वो तो हम अमित भाई से पूछ लेंगे, लेकिन वापस अपना सवाल आखिरी बार दोहरा लेते हैं
भाई विधायकी के तौर पर 2.5 साल हो गए, आपने कहा बात 26 साल की होगी, तो आपने 23 साल का भी नहीं बताया, अब भी कह रहे हैं 2.5 साल में क्या कर पाए, कुछ बताइए। जी मैं अभी यहीं पर बैठा था जी और ज्यादा पूर्व की बात तो नहीं करूंगा। अभी जो 2.5 साल पहले जो हमारे विधायक रहे के ध्रुव जी, जी इन्होंने कुछ रोडों का नाम गिनाए कि मैंने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में कौन कौन से रोड बनवाया हूं, तो बड़ी मुश्किल से 6-7 रोड का जो गिनती उन्होंने करवा पाए। जी तो मुझे लगता है कि उतने ही काम किए होंगे 2.5 साल में जी और उससे ज्यादा नहीं कर पाए। लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, इस 2.5 साल में लगभग 100 करोड़ का विभिन्न काम जो है हमारे जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में आया है और ये भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है उसके बदौलत ही है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं सरकार को, जो इतना बजट तो है जिला के लिए दिए हैं, काहे के लिए दिए, विकास कार्यों के लिए दिए हैं। तो कुछ नाम तो बताओ ना। मैं विभिन्न कार्य बताया आपको, चाहे वो सीसी रोड हो, चाहे पुल हो, चाहे बिल्डिंगें हो, सभी प्रकार के कार्य हैं। मैं लिस्ट लेकर तो बैठा नहीं द्विवेदी जी, नहीं तो मैं जरूर बताता। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार मौका होगा तब बता दीजिएगा। पर अब थोड़ा अटल जी के पास चलते हैं। क्या अटल जी, सरकार तो गई गई, मरवाही भी गया, क्यों गए दोनों जगह से? सबसे पहले तो मैं INH और हरिभूमि ग्रुप को धन्यवाद देता हूं कि मैं दूसरा कार्यक्रम है, एक बिलासपुर के कार्यक्रम में भी उपस्थित था और लगभग आपका सब कार्यक्रम में देख रहा हूं। इस तरीके से जनता से जुड़ना, जनप्रतिनिधियों से जुड़ना और वहां के विकास को लेकर एक नया आयाम करने के लिए आपको धन्यवाद। मरवाही, गौरेला पेंड्रा मरवाही अभी से नहीं, आजादी के बाद से ही बहुत चर्चित क्षेत्र रहा है। स्वर्गीय मथुरा प्रसाद दुबे जिन्हें विधान पुरुष कहा जाता था, इस क्षेत्र के कई बार प्रतिनिधि रहे। स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी जो मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, उन्होंने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया। स्वर्गीय भंवर सिंह फुर्ते जी जो बहुत बड़े आदिवासी नेता मध्य प्रदेश के हुए, वो यहाँ से मंत्री बने। स्वर्गीय अजीत जोगी, जो हम लोग के लिए गर्व की बात है कि जब वो छत्तीसगढ़ राज्य बना तो उन्होंने यहाँ से प्रतिनिधित्व किया और छत्तीसगढ़ राज्य को एक नई दिशा दी। तो ये हमेशा से एक चर्चित क्षेत्र रहा है और मरवाही हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। अरे एक बात बताओ, बाकी तो बाद में जानेंगे, आप इनको और अपना भविष्य बता रहे हो क्या इतने सारे नामों को हमें गिना के, कि आपको हम आने वाले समय में कहां तक देखेंगे? जी नहीं, मैं तो राजनीति में मानता हूं कि कल क्या होगा किसको पता, आज ले लो जिंदगी का मजा। पर मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस बार भी विधानसभा चुनाव के ठीक 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव हुए जी, और लोकसभा चुनाव में हमारी सांसद प्रतिनिधि श्रीमती ज्योत्सना महंत 20,000 वोटों से आगे हुई। तो कहीं न कहीं हमारी आपसी लड़ाई का नतीजा था, जिसके कारण कांग्रेस के कैंडिडेट डॉक्टर के ध्रुव हारे। और मेरा मानना है कि जोगी जी ने इस पूरे जिले को कांग्रेस में बनाया है, तो आने वाला समय भी ये जिला कांग्रेस में होगा, ये हम विश्वास करते हैं। मतलब उसमें अमित जोगी भी शामिल रहेंगे कि नहीं? अब ये उनको निर्णय करना है कि उन्हें यहाँ रहना है। अरे दावा तो आपने किया कि ये कांग्रेस में होगा, तो फिर आपको ही बताना पड़ेगा ना। तो उनको कांग्रेस में होना पड़ेगा। अच्छा, एक बात मैं बोलना चाहूंगा इस बीच में जी, कि लोकसभा और विधानसभा का दोनों ही रिजल्ट अलग होते हैं। आप अगर पंचायत का देखेंगे तो कांग्रेस का सिर्फ 2 पंचायत का जनप्रतिनिधि जीत के हैं, जिला पंचायत की बात मैं कर रहा हूँ, सिर्फ 2। तो किस प्रकार का ये कांग्रेस का गढ़ हुआ? बाकी तो सारे बीजेपी की है। अरे तो फिर तो जब आप इतना ही ज्ञान देने लगे तो हमें बताओ ना कि प्रदेश में सारी लोकसभा सीटों पर भाजपा जीत रही थी, इसी में अलग रिजल्ट क्यों आया? अब जैसा कि मैं कहा कि लोकसभा का समीकरण इस क्षेत्र में पहले से ही अलग रहा है। क्यों रहा है? लगभग ये दूसरा कार्यकाल है। अरे भैया अभी तो आपने बोला ना कि कांग्रेस का गढ़ नहीं समझिए, तो भाई हमने पूछा आपसे कि 10 सीटें भाजपा जीती, मैं मरवा एक 10 सीट कांग्रेस जीती। उसका एक कारण तो ये भी है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है जी, वो लोकसभा में अपना कैंडिडेट नहीं उतारता। उसके अलावा बहुत से निर्दलीय प्रत्याशी जो होते हैं वो ग्राउंड पे नहीं उतरते हैं, चुनाव नहीं लड़ते हैं। बहुत बड़ा कारण तो एक ही है। तो मतलब भाजपा का अपना ज्यादा कुछ नहीं है, गोंडवाना वोंडवाना अगर आ जाता है तो आपका काम बन जाता है। भाजपा का अपना है। अरे अभी तो आप बोले भाजपा का भी अपना है,
हमेशा ही भाजपा का वोट प्रतिशत जो है बढ़ते आया है, जी हमेशा बढ़ा है। आप किसी भी चुनाव का आंकड़ा देख लीजिए, हमेशा बढ़ते आया है और ये बढ़ते क्रम में। और एक बार अभी मरवाही विधानसभा जो है बीजेपी ने जीत लिया है, निश्चित ही आगे ये कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए अटल जी अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। 5 साल बनाम 2.5 साल कैसे देखते हैं? देखिए, गोरेला पिंडा मरवाही के जनता को आभार प्रदर्शन करना चाहिए कि माननीय भूपेश बघेल जी ने इसको जिला बनाया जी, क्योंकि बिलासपुर से इसकी दूरी लगभग 100 से 125 किलोमीटर थी और उन्होंने महसूस किया कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद इसको जिला बनना जरूरी है। और जिला बनने के बाद यहाँ पर बहुत सारी विकास की गतिविधियां हुई। हार्टिकल्चर कॉलेज खुला, ITI खुले, कंपोजिट बिल्डिंग बनी, कलेक्ट्रेट ऑफिस बना, हॉस्पिटल का नवीनीकरण हुआ। और जब इसका कलेक्ट्रेट उद्घाटन ऑफिस अभी नहीं बन पाया भाई साहब, एक बार पूरा हो जाने दीजिए अटल जी की। और इसके उद्घाटन में स्वर्गीय अजीत जोगी जी भी उपस्थित थे। जी तब उन्होंने मन से कहा था छत्तीसगढ़ी में कि भूपेश मुख्यमंत्री जी ये श्रेय लाते हैं, ले गए ये श्रेय मोला मिलना चाहिए रे, जी कि यहाँ को जिला बनाने का श्रेय उनको मिलना चाहिए था, पर उन्हें केवल 3 साल का मौका मिला, इसलिए वो नहीं बना पाए। पर उन्होंने उनको बधाई दी कि श्रेय आप ले गए हैं। और आज देखिए कि गोरेला पिंडा मरवाही जिला विकास के नाम पर पहचाना जाने लगा है। मेरा अपना मानना है कि किसी भी जिले को समझने की, आप पूरे 23 जिले में घूम चुके हैं, जब तक कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी वहां की भौगोलिक, वहां की राजनीतिक, वहां की आर्थिक स्थितियों को नहीं समझेंगे, तब तक विकास का पैमाना तय करना ठीक नहीं है। और जो हमारा ये गोरेला पिंडा मरवाही जिला है, आपने बहुत सारे अभी कलेक्टर साहब का डिस्कशन भी सुना कि जिस तरीके से वनांचल क्षेत्र है, वन अंचल से घिरा हुआ है, बाजू में अमरकंटक मां नर्मदे का उद्गम स्थल है, उसको पर्यटन क्षेत्र, उसका आधा पोर्शन हमारे छत्तीसगढ़ में आता है, उसको किस तरीके से विकसित किया जाए, इसको लेकर एक कार्य योजना बननी चाहिए और उस कार्य योजना पर काम होना चाहिए। क्योंकि शुरू से कहा जाता है कि गोरेला पिंडा मरवाही जो है वो खेल गतिविधियों के लिए बहुत अच्छा यहाँ का एटमॉस्फेयर है। यहाँ स्वास्थ्य के लिए जब हमारे राष्ट्रीय कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपनी पत्नी को लेकर यहाँ आए थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि यहाँ की आबो हवा से उनकी पत्नी को शायद दमा की शिकायत थी या टीबी की शिकायत थी, वो ठीक हो जाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसमें बहुत विकास की संभावनाएं हैं। अभी हमारे पत्रकार साथियों को इसलिए भी धन्यवाद दूंगा कि यहाँ से पूरे छत्तीसगढ़ का पहला पत्र समूह यहीं से निकला था, स्वर्गीय माधव राव सप्रे जी ने। और यहाँ के पत्रकार बड़े सजग हैं और कई दिनों से मांग हो रही है कि यहाँ पर बाईपास बनाया जाए। आप भी फंसे थे ट्रैफिक में, मैं भी आधे घंटे फंसा था, और ये मांग हो रही है। उसमें से 48 करोड़ रुपए माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार के समय सड़क बनाने के लिए आया था, पर मुआवजे की राशि जो केंद्र सरकार के नियम बदले कि 3 गुना मुआवजा देना होगा, वो मुआवजे की राशि करीब 54 करोड़ रुपए आ रही है। और पिछले 2.5 साल से हम लोग बात देख रहे हैं कि कब वो 54 करोड़ आएंगे और यहाँ का बाईपास बनेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसमें काम होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए कि यहाँ पर विकास की कौन कौन सी। हमारे मरवाही में बहुत अच्छा एक केंद्र खुला हुआ था जो कि फॉरेस्ट विभाग ने किया था। अभी कलेक्टर साहब बता रहे थे कि जो सीताफल था वो एक टोकनी यहाँ 50 रुपए में आप ले जा सकते थे ग्रामीण लोगों से, पर जब उसका वैल्यू एडिशन किया गया, उसके ऊपर कवर चढ़ाया गया, वही रायपुर पहुंचते पहुंचते 400 से 500 रुपए टोकना बिकता था। जामुन यहाँ का अभी आपने बताया कि जामुन बड़ा फेमस है, यहाँ की इमली बड़ी फेमस है जो फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेकर जिस तरीके का काम माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में हुआ था कि 67 वनोपज की खरीदी होती थी। हमारे वनांचल क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी भाइयों की जो आर्थिक स्थिति थी वो सुदृढ़ हुई थी, पर उस काम को अब रोक दिया गया है। तो जो काम जनता के हित में है, जनता के लिए होने चाहिए, उसे नहीं रोकना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में आत्मानंद स्कूल, जितना अच्छा नाम अभी कलेक्टर साहब ने बताया कि यहाँ शिक्षा में हम लोग अग्रणी हो गए हैं। यहाँ 5 आत्मानंद स्कूल खुले हुए हैं, 2 एक पेंड्रा में, एक गोरेला में, 2 पेंड्रा में और एक मरवाही में। आज आत्मानंद स्कूल की क्या हालत है, वहां पर टीचर्स नहीं है, एडमिशन के लाले पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई योजनाएं अच्छे तरीके से चालू हुई जिससे जनता का हित हो रहा है, आम आदमी को फायदा हो रहा है, उसे केवल नाम के लिए बदल देना ठीक नहीं। अटल जी मैं तो बड़ी उलझन में पड़ गया। आपने बताया कि इस जगह को जिला भूपेश बघेल जी की सरकार ने बनाया,
काम जितने भी हुए तो आपने सारे कामों में बताया कि ये भूपेश बघेल जी की सरकार ने कराया। इसके बाद जब चुनाव आया तो निपट कांग्रेस गई। मैंने आपको अगर बताया, वाकई अच्छा किए तो परिणाम ऐसा क्यों आया? नहीं, यहाँ जितने हमारे पेंड्रा गोरेला मरवाही के लोग बैठे होने, इस बात का दुख है कि वो उपहार स्वरूप मरवाही जिला उनको नहीं दे पाए, क्योंकि हमारी आपसी कुछ लड़ाइयां थी जिसके कारण ये रिजल्ट, मैं बताया कि 3 महीने बाद हम 20,000 वोट से जीते हैं जी। तो कहीं ना कहीं इसका एहसास यहाँ के लोगों को है कि जिसने जिला बनाया उसको हम ये उपहार स्वरूप नहीं दे पाए, पर आने वाला चुनाव बताएगा कि किस तरीके से मरवाही ये आपसी लड़ाई किनके बीच थी? कांग्रेस में तो सर्वविदित है कि थोड़ी लड़ाइयां होती है, जब चुनाव की टिकट बढ़ती है तो जो कोई ना कोई एक राइवल खड़ा हो जाता है, जिसके कारण उसको 20,000 से ज्यादा वोट मिल गए, जिसके कारण हमारे अटल जी कैसे बच गए? मैं बच गया, ऊपर वाले की कृपा है, कार्यकर्ताओं का मेहनत है। और चूंकि कांग्रेस का गढ़ रहा है कोटा, और चुनौतीपूर्ण जरूर था, क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े दिग्गज वहां चुनाव लड़ रहे थे, प्रबल प्रताप सिंह, और हमारी आंटी जिससे चुनाव लड़ने की इच्छा तो नहीं थी, जिससे आशीर्वाद ही लेना था, पर वो भी चुनाव मैदान में थी। तो चुनौती जब रणभूमि में आया जाता है तो केवल ये देखा जाता है कि चुनाव कैसे जीतना है, रण कैसे जीतना है, इसलिए चुनाव लड़े और जीते। ऐसा तो नहीं कि जैसे यहाँ पर अमित जी का आशीर्वाद ले लिए थे पसरिचा जी, वैसे ही आंटी का आशीर्वाद ले लिए थे कोटा में अटल जी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं स्वर्गीय अजीत जोगी जी और अमित जोगी जी के बारे में तो कह सकता हूं कि वो लोग राजनीतिक लोग हैं जी, पर श्रीमती रेणु जोगी जी के बारे में नहीं कह सकता कि वो राजनीतिक हैं। वो बहुत ही सहृदय महिला हैं, उनसे आप ऐसी कोई भी उम्मीद ना करें कि किसी को धोखा दे सकें या किसी के साथ छल कर सकें। तो आशीर्वाद मिल गया आपको? मुझे आशीर्वाद मिल गया, मैं चुनाव जीत गया। तो भाई सारी बातचीत के केंद्र में आ जाता है जोगी परिवार। हमारे साथ है अमित जोगी जी। अमित जोगी जी से 5 साल की बात करें, 2.5 साल की बात करें या 25 साल की बात करें, अमित जोगी जी बताएं मरवाही के संदर्भ में भूत, वर्तमान और भविष्य। वर्तमान कैसा है, भविष्य कैसा है, भूत को लेकर कुछ कहना है चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हिमांशु जी आपका जिले में स्वागत करता हूं। और ये पापा की 2 पुस्तकें हैं जी। मम्मी ने विशेष रूप से कहा था कि इनकी जो पहली प्रतियां हैं वो हिमांशु जी को देना, तो ये दोनों दृष्टिकोण और सदी के मोड़ पे ये दोनों पुस्तकें मैं आपको सप्रेम भेंट कर रहा हूं। और सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि गोरेला पेंड्रा मरवाही क्षेत्र के लिए अमित जोगी कभी ना नेता था ना नेता रहेगा। मैं इस क्षेत्र का बेटा हूं, बेटा था और आगे भी बेटे के रूप में ही रहूंगा। सो व्हेन इट कम्स टू गोरेला पेंड्रा मरवाही, यहां पे कोई पॉलिटिक्स जोगी परिवार नहीं करता है जी। यहां दल वाली कोई बात नहीं होती है, केवल दिल वाली बात होती है। और मैं बधाई देता हूं हरिभूमि और आईएनएच को कि आपने एक बहुत सार्थक संवाद रखा है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को एक मंच पर आप लेके आए हैं। और मैं जानता हूं कि पॉलिटिकल बातें तो बहुत होंगी, पर आप आए हैं तो निश्चित रूप से जिले को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। और आपकी बात कितने भी बड़ी शख्सियत हो वो काट नहीं सकती है। मुझे खुद एहसास हुआ है, मैं खुद आप लोगों ने देखा होगा अभी कुछ समय से प्रदेश के बाहर था जी। मुझे परसों फोन आया आपका कि आना है, और भी कुछ कार्यक्रम थे, लेकिन मेरी माँ ने भी बोला कि नहीं अब हिमांशु जी आ रहे हैं तो बाकी सारे कार्यक्रम ड्रॉप करो और वहीं जाना है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपके माध्यम से, हरिभूमि के माध्यम से, आईएनएच के माध्यम से, जो सरकार में बैठे हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उन तक मैं इस जिले की कुछ बात पहुंचाऊं। पापा ने यहां पर बहुत कुछ किया, सब लोगों ने उस बात को स्वीकार किया। मैं आभारी हूं एक पुत्र होने के नाते कि आप लोग उनको इतने स्नेह देते हैं, इतना प्रेम रखते हैं आज भी। लेकिन उनका एक काम अधूरा रह गया, वो है कोल बिर्रा। कोल बिर्रा एक इरिगेशन प्रोजेक्ट था। जब मैं विधायक था तो हम लोगों ने उसको उसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराया। वो सेंट्रल
वाटर कमीशन सीडब्ल्यूसी में गया, वहां से भी अप्रूवल हो गया है। लेकिन कोल बिर्रा, जिसके अंतर्गत इस जिले का 5000 हेक्टेयर इलाका सिंचित होना है, करीब 50 किलोमीटर नहरें बिछाई जानी है, उसका बजट भी जब मैं विधायक रहा तो स्वीकृत हो गया था। तब 165 करोड़ का बजट था। न जाने क्यों कोल बिर्रा केवल अब कागजों में कैद हो चुका है। तो मैं चाहूंगा कि ये जो माननीय मरपच्ची जी भी बैठे हैं, अटल जी भी बैठे हैं, विधानसभा में मैं ये निवेदन करूंगा आप लोगों से कि ये जो कोल बिर्रा इरिगेशन प्रोजेक्ट है और साथ ही अरपा, तिपान और सोन को लेकर जो प्रोजेक्ट है, मैं वकील भी हूं। पिछले महीने हमारे हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट को टिप्पणी करी, यहां के कलेक्टर और सब ने एफिडेविट भी दिया, बोले कि केवल आप ये जवाब दोगे कि कमेटी बन गई है, ये कोई जवाब नहीं होता है। ठोस काम क्या कर रहे हैं आप हमको उसकी जानकारी दीजिए। जब हाईकोर्ट को यह बात कहनी पड़ी है तो कोल बिर्रा प्रोजेक्ट, जिससे यहां के लोगों की आमदनी जुड़ी हुई है, वो चालू हो। दूसरी बात, अभी हमारे जिले के एसपी बता रहे थे कि आप लोगों को भी आने में कष्ट हुआ। बड़े सौभाग्य की बात है कि आप तो आए, लेकिन बोनस के रूप में आप मंत्री जी को भी लेके आए हैं, हमारे खुशवंत गुरु जी को लेके आए हैं। बहुत ही सम्माननीय, आप दोनों आए और आपको आने में यहां कष्ट हुआ। और उसका कारण भी यह है कि 13 किलोमीटर लंबा जो पेंड्रा बाईपास कब से सैंक्शनड है, वो अभी तक किन्हीं कारणों से वो भी कागजों में ही कैद है। जब आप आ रहे थे, मुझे लगता है कि आप रतनपुर तरफ से आए जी, तो आपने देखा होगा कि वो वाली रोड भी कोई इतनी अच्छी नहीं है जी। मैं खुद भी या मेरी मां जब आती हैं तो हम लोग अब ट्रेन से आते हैं क्योंकि वो ज्यादा कन्वीनियंट है। ये एक जिला तो बन गया, लेकिन ऐसा सौतेला व्यवहार कि छत्तीसगढ़ से आपने हमको कट ऑफ ही कर दिया। इंटरनल जो कनेक्टिविटी है उसमें तो प्रॉब्लम आपको दिखता ही है, ये पेंड्रा बाईपास का। और जो एकमात्र यहां की रोड है जो हमें रेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ से कनेक्ट करती है, उसकी भी हालत बहुत दयनीय है। तो इस पर भी काम होना चाहिए इस मंच के माध्यम से। और तीसरी बात जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, हमारे देश का जो लिटरेसी परसेंटेज है, अभी आपने कहा ताली बजाओ, 4 बच्चे हमारे मेरिट लिस्ट में आ गए। 75% लिटरेसी इंडिया की है, छत्तीसगढ़ की 70%, मरवाही पेंड्रा गोरेला की 55%। हम लोग जो स्टेट का एवरेज है उससे 15% कम है। ये एक हमारे लिए बेहद चिंता की बात है। जिस स्कूल में हम बैठे हैं, जिस स्कूल में जब मेरे पिताजी पढ़ते थे स्टेट के टॉपर रहे, यहीं से फिर वो MACT गए भोपाल, वहां गोल्ड मेडलिस्ट बने। तो ये जो इतना एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था, उसका फायदा लोगों तक क्यों नहीं अभी हम दिला पा रहे हैं। और मेरा तो सवाल थोड़ा पेचीदा हो गया मेरे लिए। इस प्रदेश का प्रशासनिक दृष्टि से सबसे दक्ष राजनीतिज्ञ इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। अमित जोगी भी बड़े प्रतिभावान माने जाते हैं, वो भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए। तकरीबन 2 दशक के करीब प्रतिनिधित्व आपके द्वारा था इस क्षेत्र का, और इसके बावजूद भी साक्षरता की दृष्टि से ये क्षेत्र मात्र 55%। क्या किया आप लोगों ने? ये एक बहुत बड़ा, और क्योंकि मैंने स्वयं इस बात को, ये आरोप प्रत्यारोप का मैं खुद स्वीकार कर रहा हूं, मेरी गलती है, मेरे परिवार की गलती कि हम लोग नहीं कर पाए। लेट्स क्लोज दैट टॉपिक। अब क्या कर सकते हैं, इस पर विचार होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, ये समस्या नहीं है। इसको हम लोग रिकॉग्नाइज करें कि ये प्रॉब्लम है और इसको कैसे मिलकर इस चुनौती का हम सामना करेंगे। तो अमित जोगी जी का कहना है कि मेरी गलती या मेरे परिवार की गलती है, लेकिन आगे इसके संदर्भ में कैसे काम करेंगे ये जरूर तय होना चाहिए। तो जब गुरु खुशवंत जी हमारे साथ में होंगे, उनके पास तो टेक्निकल एजुकेशन भी है, कौशल विकास भी है, तो अमित जोगी जी के द्वारा उठाए गए मुद्दे को हम वहां उठाएंगे। पर अभी तो अमित जी हमारे साथ में हैं, अमित जी तो वो सवाल करें जो अमित जी कर पाए। तो जानना ये अमित जी अब क्या करेंगे?
मैंने कहा कि यहाँ पे मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं करने वाला हूँ। इट इज नॉट एक कोई पॉलिटिकल। अरे भाई आप यहाँ के बेटे हो, आपने बताया परिवार बैठा हुआ है, परिवार जानना चाहता है ना कि तो बेटा आगे क्या करेगा। जब भी परिवार अपने लोगों के बीच में गया है, दिल खोल के आशीर्वाद मिला है। मुझे पूरा यकीन है कि जब भी मैं जाऊंगा मुझे किसी से मांगने वगैरह की जरूरत नहीं है। लोग अपने आप जो प्यार मुझको मिलते आया है वो मेरा फेथ है, मेरा कॉन्फिडेंस है। पर मैं चाहूंगा। कहां जाऊंगा? मरवाई में कोई संभावना देखेंगे या अटल जी के यहां पे कोई संभावना देख रहे हैं? देखिए, ये एक बड़ी आपने समस्या का जिक्र किया। मेरा ये मानना है जी कि जब तक इस देश में जी दो ही लोग ये निर्णय करेंगे कि चुनाव कौन कराने वाला है, जी जब तक वही दो लोग ये तय करेंगे कि चुनाव में वोट कौन डालने वाला है, वो भी वही तय करेंगे, जी तो ऐसे चुनाव प्रणाली में मेरी और मेरी पार्टी की तो ज्यादा कोई आस्था नहीं रह जाती है। और इसीलिए मैंने कहा कि मैंने तो आफ्टर विधानसभा टोटल बॉयकॉट किया है। और बाकी पार्टीज को भी मैं यही कहूंगा कि अगर आप चुनाव में भाग लेते हो, हार जाते हो और फिर बोलते हो कि ये तो ईवीएम में घपला था, तो ये वो खट्टे अंगूर वाली बात है। एक बार सभी दलों को एक प्रिंसिपल स्टैंड लेना पड़ेगा, जी बॉयकॉट दिस इलेक्शन, और फिर आप देखिए कैसे बैलेट वापस आता है। जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। और दूसरी बात, अब चलिए वो तो मेरी अपनी पर्सनल जो एक सोच रही है, मैंने जब इसके बाद चुनाव हुए, नगरीय निकाय के प्रदेश में हुए, उसके बाद पंचायती राज चुनाव हुए, लोकसभा का भी चुनाव हुआ, मैंने और मेरी मां ने ये निर्णय किया कि हमसे जो गलती हुई 2023 में, उस गलती को नहीं दोहराएंगे। उसका फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, वो नहीं होगा। हम लोग मिलकर, और इसलिए अनकंडीशनल सपोर्ट हमने कांग्रेस पार्टी को दिया कि किसी भी तरह जो प्रदेश में नफरत की राजनीति हो रही है उसको हम रोक पाए। और भविष्य में भी मैं चाहूंगा कि हम लोग कांग्रेस के साथ मिलकर काम करें। और भारतीय जनता पार्टी, तो मैं परमित जी के पास जाऊं उससे पहले एक बात समझना चाहूंगा। मतलब आपका मानना है कि बतौर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ज्यादा बेहतर काम कर रहे थे विष्णुदेव साय जी के, इसलिए आपने लोकसभा चुनाव में अनकंडीशनल सपोर्ट दिया कांग्रेस को? नहीं, ये भूपेश बघेल जी फला जी और फला जी के बारे में बात नहीं है। मैं ये साफ साफ बोलना चाहता हूं कि जब मैं देश की राजनीति देख रहा हूं, प्रदेश की राजनीति देख रहा हूं, जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हम लोगों को बांटने वाली राजनीति हो रही है, उसको रोकने की, बीजेपी की बात करिए तो व्यक्तिगत रूप से मेरे भाई हैं, बहुत मैं सम्मान करता हूं। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं इनका तो मैं बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं। मतलब वो भाई हैं, अटल जी क्या है? वो भी मेरे भाई हैं और इनसे तो मेरा बहुत पुराना संबंध है जी। मैं समझता हूं कि पॉलिटिक्स में बहुत कम इंटेलेक्चुअल लोग आते हैं, बहुत कम एजुकेटेड लोग आते हैं, और उनमें से ये एक है। तो इस क्षेत्र का सौभाग्य है कि हमें दो बड़े यंग और अच्छे प्रतिनिधि मिले हैं। और अभी तो क्योंकि चुनाव आने में समय है, जब चुनाव आएगा तब देखेंगे कि इनके खिलाफ लड़ना है, इनके साथ लड़ना है, तब की तब देखी जाएगी। बट एज ऑफ नाउ हम चलो, आपने काम करें। इन दोनों की तो समीक्षा कर दी, पर आप एक राजनीतिक दल के प्रमुख हैं, तो भाई विष्णुदेव साय और भूपेश बघेल जी का भी तो तुलना कर ही दीजिए। देखिए, भूपेश बघेल जी के बारे में मैं और बोलूं ना बोलूं, तो जग जाहिर है कि क्या पर्सनल हम लोगों के रिलेशंस रहे, पर मैं उनका सम्मान इसलिए करता हूं क्योंकि वो कम से कम लड़ते तो हैं जी। ही इज अ फाइटर जी। और उस उनकी क्वालिटी का मैं कायल हूं। और रही विष्णुदेव साय जी की बात, तो उन पर टिप्पणी तब करूं जब उनकी सरकार में वो खुद कुछ निर्णय ले रहे हों। जी। जब से ये सरकार आई, ये सारे निर्णय तो दिल्ली से ही हो रहे हैं।
जी। और दिल्ली से भी नहीं, मैं कहूंगा अहमदाबाद से हो रहे हैं। जी तो ये तो एक विद ड्यू रिस्पेक्ट, जी जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं या चीफ मिनिस्टर्स हैं, मैं अभी जब पिछली बार यहां आ रहा था तो एक बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं इसी गवर्नमेंट के, जी सरगुजा के ही हैं, अब नाम नहीं लूंगा जी। पर इशारों में लोग समझ सकते हैं। तो उनके साथ हम लोग बैठ के जब ट्रेन में बैठे रायपुर में, तो साथ ही डिनर कर रहे थे, तो उन्होंने भी ये कहा कि इस बार मंत्री बनने में मुझे कोई आनंद नहीं आ रहा है। अब आप समझ जाएंगे किसके बारे में मैं बोल रहा बोला हूं। ना कि छोड़ क्यों नहीं देते? मैंने बोला उनको कि, तो बोले मैं तो ट्राई कर रहा था कि राज्यसभा चले जाऊं, पर कर नहीं हुआ। पर बोले कि कुछ भी करना है, जब तक एक औद्योगिक घराने अडानी की परमिशन नहीं होती, हम लोग भी कुछ नहीं कर पाते। तो ये जो छत्तीसगढ़ को अडानीगढ़ बनाया जा रहा है, तो मैं विष्णुदेव साय जी के बारे में टिप्पणी तब करूं जब वो कुछ काम खुद करें। जी। ये तो उन्होंने पूरा आउटसोर्स कर दिया है छत्तीसगढ़ को। उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है। पर माननीय विधायक जी, हमने पिछली बार पूछा था 2.5 साल में क्या किए, अब जानना चाहते हैं कि अगले 2.5 साल में क्या करने का इरादा है। कुछ 2 मुद्दे आपके बड़े भाई अमित जोगी जी ने बताए, उनकी बातों पर ध्यान देने का इरादा या कुछ और करने का इरादा? जी, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, हाँ जो अभी इस मंच पे बात आई कि माननीय विष्णुदेव साय जी जो है कुछ नहीं कर रहे। छत्तीसगढ़ में हमारा नेतृत्व माननीय विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं और सारे फैसले माननीय विष्णुदेव साय जी ही कर रहे हैं। और रही बात, आपने कहा कि आगे 2.5 साल में क्या करने वाले हैं, एक बार विषय बार बार आ रहा है कि पेंड्रा बाईपास। जी निश्चित ही ये ज्वलंत विषय है। बहुत सारे घटनाएं जो है इस रोड पे हो रहे हैं और ये आज का मांग नहीं है, बड़े लंबे समय से ये मांग होते आ रहा है। यहाँ के पूर्व जनप्रतिनिधियों ने अपना बात रखा कि नहीं रखा मुझे नहीं मालूम, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी 2018 में इसकी स्वीकृति दिए थे। उस समय वो राशि पर्याप्त था। इत्तेफाक से 15 साल बाद जो है शासन में परिवर्तन हुआ, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और उस फाइल को एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक कांग्रेस के लोगों ने नहीं भेजा, जिसका परिणाम है कि 5 साल तक वो सड़क नहीं बन पाया। मैं सबको आश्वस्त कराता हूं कि अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी का सरकार प्रदेश में आया है, उसका जो रिवाइज एस्टीमेट के साथ जो फाइल आगे बढ़ चुका है, आगे आने वाले समय में बहुत जल्द ही वो काम जो है पूरा होगा। अच्छा एक बात बताओ, आप तो ऐसे बताए जैसे सरकार बने 2.5 महीना हुआ हो। 2.5 साल हो गया विधायक जी, 2.5 साल में फाइल ही आगे बढ़ी है, तो सड़क बनना कब शुरू होगी? फाइल आगे मतलब अंतिम स्टेज पे है। मैं दोषारोपण इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 5 साल तक इन्होंने जो उस फाइल को नहीं बढ़ाया और अभी 2-3 जो है उनके जनप्रतिनिधि ने इस मंच से, उनके जिला पंचायत जिला अध्यक्ष, उनके पूरे विधायक, हमारे कोटा के भैया अटल श्रीवास भी उस बात को रखे। इसलिए मैं जो है उस बात को गिनाना चाह रहा हूं कि 5 साल में इन्होंने एक फाइल नहीं बढ़ाया। के ध्रुव की बात कर रहे थे, उन्होंने 7 रोड गिनाया। 2.5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके पूर्व के लोगों ने भी किया कि नहीं किया, ये सारा जनता जान रहा होगा। लेकिन मैं अभी भी आपसे पूछ रहा हूं, 2.5 साल में फाइल आगे बढ़ गई, इससे खुश हो आप? उस रोड के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं खुश हूं क्योंकि वो मांग बड़े लंबे समय का है और उसके साथ साथ बहुत सारे चीज जो है मेरे। तो अगली बार जब चुनाव में जाओगे उससे पहले बाईपास से ही मरवाही आओगे, पेंड्रा आओगे, या आऊंगा तो इसी से, पर उसे बनाना। बात तो पेंड्रा की नहीं है, वो बाईपास ऐसा है कि मरवाही विधानसभा में ही गुजरता है। मरवाही टू मरवाही विधानसभा, पेंड्रा बाईपास और बाईपास ही हो जाता है, किनारे हो जाता है। तो वही तो पूछ रहा हूं, उस सड़क पर चलकर आओगे? जी उस सड़क से जरूर निकलेंगे जी, उस सड़क से जरूर निकलेंगे। हम तो 24 घंटा यहीं रहते हैं। अरे भाई बनवा लोगे 2.5 साल में? बन जाएगा, निश्चित ही बन जाएगा। तो भाई जोरदार तालियां, वादा कर रहे हैं विधायक जी, 2.5 साल में बनवा देंगे बाईपास।
जो कई सालों से बनना भी शुरू नहीं हुआ। तो अटल जी, आखिरी दौर की बातचीत के लिए आपके पास क्या देख रहे हैं इन 2.5 साल में? आगे रेगिस्तान दिख रहा है अपने लिए या हरा हरा दिखाई दे रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ बनने की कल्पना बहुत सारे हमारे बुजुर्गों ने की थी। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूं। अजीत जोगी जी बहुत बड़े विजनरी थे, IAS IPS थे। छत्तीसगढ़ को लेकर उनका विजन था, पर उन्हें केवल 3 साल का समय मिला। माननीय रमन सिंह जी ने 15 साल तक इस छत्तीसगढ़ के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया, जो कि नया रायपुर का डेवलपमेंट है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। और पिछला भूपेश बघेल जी का जो 5 साल था, वो छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए, इस पे काम हुआ, चाहे वो किसान हो चाहे गरीब हो। पर ये जो 2.5 साल है वो कैसे गुजर रहे हैं, क्यों गुजर रहे हैं, किसकी चल रही है? माननीय अमित जी कह रहे थे कि हमको अब सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी होगी छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन की और छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति को बचाने की, क्योंकि कुछ गिद्ध नजरें लगी हुई हैं जो छत्तीसगढ़ को बर्बाद करना चाहती हैं, कुछ गिद्ध नजरें लगी जो छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को लूटना चाहती है। और हम तो बोलना चाहेंगे कि अगर एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना है तो उस आदिवासी मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन के बारे में सोचना चाहिए, जिसके बारे में सरकारें चलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। सरकार 2.5 साल से कैसे चल रही है, क्यों चल रही है, किसका चल रहा है, ये समझ ही नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल बेलगेना में कॉलेज की घोषणा की थी। मैंने 5 साल भूपेश बघेल जी का भी देखा, रमन सिंह जी का भी देखा। मुख्यमंत्री की घोषणा का अक्षरतः पालन होता है। जो भी वहां के संबंधित कलेक्टर रहते हैं, 6 महीने के अंदर फाइल ओके होके आ जाती है। आज 1.5 साल हो गए साहब, आज तक मुख्यमंत्री जी की घोषणा पर कोई अमल नहीं हुआ। तो हम कैसे माने कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी बैठे हैं कि उनके पीछे कोई और बैठ के इस प्रदेश को चला रहा है? ये हमारे चिंता का विषय है। माननीय अटल जी, नहीं रुकिए, मतलब विष्णुदेव जी की सरकार ठीक नहीं चल रही, इससे अटल जी परेशान है। क्या मन है भैया आगे आपका? भाजपा में आने का मन कर रहा है क्या? नहीं, छत्तीसगढ़ को बचाने का प्रश्न है कि अगर ऐसी ही सरकार चलती रही तो छत्तीसगढ़ का जल जंगल जमीन और छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा बिक जाएगी। उसको बचाने का प्रश्न। उसके लिए भाजपा में जाने का राजनीति छोड़ देंगे, पर भाजपा में नहीं जाएंगे। लड़ेंगे कांग्रेस में और जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ेंगे। मेरा पूरा 70% जो क्षेत्र है वो मैं तो एक बार भाषण में कहा था महामाया से कि महामाया, मेरे किसी भी पहाड़, मेरे जंगल में कोई खनिज संपदा मत देना, नहीं तो गिद्ध नजर यहीं आएगी और यहाँ के आदिवासी भी उजड़ जाएंगे, जैसे बस्तर के और सरगुजा के उजड़ गए। महामाया ने मेरी कृपा सुन ली। अभी तक तो कोई खनिज संपदा नहीं मिली, अगर मिलेगी तो फिर हम लोग विरोध करने भी सामने आएंगे। और इस क्षेत्र के संदर्भ में जहां पर अपन बैठे हैं, गोरेला पेंडा मरवाही की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मेरा जो क्षेत्र है वो 70% जंगल है, पहाड़ है। तो मैंने वही कहा कि यहाँ पर भी कोई खनिज संपदा ना मिले, नहीं तो वो जो अहमदाबाद में बैठे हुए लोग, उनकी गिद्ध नजर यहाँ की खनिज संपदा पर पड़ेगी और हमारी खनिज संपदा, हमारा जल जंगल जमीन, हमारी संस्कृति, हमारी आदिवासी संस्कृति बिक जाएगी। तो जल जंगल जमीन जो यहाँ पर है, उसकी बेहतरी के लिए भी कोई योजना है या बस इतना ही मनाते रहते कि कुछ ना हो, कुछ ना हो, कुछ ना हो? मैंने आपको बताया कि किस तरीके से 67 वनोपज की खरीदी होती थी। आदिवासी अंचल में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे सुदृढ़ हो, गोदी कुटकी कैसे बिक्री हो, कैसे उसको समर्थन मूल्य मिले, इस दिशा पे काम होना चाहिए। यहाँ तो काम किस दिशा में हो रहा है? बस्तर पंडुपम क्यों चल रहा है? बस्तर ओलंपिक क्यों चल रहा है? इस देश के गृह मंत्री 9 बार केवल बस्तर क्यों आते? उनको और छत्तीसगढ़ नहीं दिखता, उनको मणिपुर नहीं दिखता। हमको ऐसा हमारी आंखों में धूल झोंककर छत्तीसगढ़ को लूटने की जो साजिश है, उसका हम लोग विरोध करेंगे, चाहे विधायक रहें चाहे विधायक ना रहें। बस्तर नक्सल मुक्त हो गया, इससे अटल श्रीवास्तव इतने परेशान बहुत खुश हैं, बहुत खुश है। नक्सल परेशान क्यों है? मतलब अमित शाह 9 बार बस्तर क्यों आ रहे हैं? ये आपके लिए परेशानी का सबब है? जी नहीं, हम बहुत खुश हैं कि बस्तर से नक्सलवाद खत्म हुआ। कैसे? हमारे आंखों में धूल झोंककर जो उसके पीछे नहीं अटल जी रुको, कैसे हो गया? जिनको जो चीज चाहिए उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। बस्तर में जब आपने देखा होगा कि जब हिडवा की मौत हुई, कि वहां के बस्तर के आदिवासियों ने कौन सा गाना गाया, कहीं ना कहीं वो भी जल जंगल जमीन की ही रक्षा कर रहा था। तो मेरा अपना कहना है कि तरीका जो भी हो, मतलब हिडमा अटल श्रीवास्तव के लिए रोल मॉडल हो गया। मैं उस जल जंगल जमीन और आदिवासी के लिए वो रोल मॉडल था, रोल मॉडल रहेगा। और अगर वो जल जंगल जमीन की रक्षा करता था तो मेरे लिए भी रोल मॉडल है। अगर कोई उजाड़ने का काम जो सरगुजा में चल रहा है, जो रायगढ़ में चल रहा है, अगर वैसा कोई काम करेगा तो मैं हिडवा के साथ हूं। मतलब हिडमा ने सैकड़ों लोगों को मार दिया,
बड़े बड़े नक्सली हमलों में उसकी भूमिका रही, उस भूमिका को भुला देना चाहते हैं अटल श्रीवास्तव और हिडमा को अपना रोल मॉडल देखते हैं। हिडमा ने किसको मारा, हिडमा लोग की आइडियोलॉजी क्या थी, वो सब जानते हैं। मैं उस आइडियोलॉजी का समर्थन नहीं करता हूं। मैं केवल जल, जंगल, जमीन और आदिवासी संस्कृति का समर्थन करता हूं। उसको बचाने के लिए हिडमा जैसे बहुत सारे लोग आएंगे तो मैं उनके समर्थन में खड़ा रहूंगा। माफ कीजिएगा अटल जी, अगर हिडमा आपका रोल मॉडल है तो फिर जनता को भी फैसला लेना पड़ेगा कि जिनके लिए हिडमा रोल मॉडल है वो उनके लिए क्या मॉडल है। पर मैं आखिरी बातचीत के लिए एक बार फिर अमित जोगी जी के पास आना चाहता हूं और देखिए, जनता के लिए संवाद है। अगर जनता के स्तर पर चाहा गया है तो हम 5 सवाल जनता के बीच से लेते हैं। माइक उपलब्ध कराएं, लेकिन ये आग्रह रहेगा कि सवालों में मर्यादा रहे और बाकी लोगों को भी मौका मिल सके। रुकिए, आपके पास माइक पहुंच जाएगा, ऐसा थोड़ी है। जनता की आवाज को पूरी मुखरता से मौका दिया जाएगा। जी, आराम से। मेरा नाम पूरन छावरिया जी, पेंड्रा में रहता हूं। पेंड्रा मेरा निवास है और खेत है मरवाही में। जी, सम्मानीय विधायक से पहले मैं कोटा विधायक से 2 प्रश्न। एक जी, अभी तक पेंड्रा से जो रोड गई है रतनपुर, 3 साल हो गए, ये विधायक है, इनकी एक आवाज नहीं उठी। और एक बड़ा महत्वपूर्ण उठाना जरूर मेरे दिल की आवाज है। पेंड्रा का अस्पताल 100 बेड का, ये विधायक जी का एक प्रश्न नहीं आया। 22 का स्टाफ, यानी 150 का स्टाफ होना चाहिए। 80% वहां पर स्टाफ नहीं है, कभी इनकी आवाज नहीं आई। और जो अभी आप पर्यावरण की बात कर रहे थे, क्षमा तो नहीं चाहूंगा, बोलना चाहूंगा कि यहां पर आप पर्यटन के बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं। आपके 2 रिसोर्ट भी चलते हैं। शासन के 2 बहुत बड़े रिसोर्ट है, एक कबीर है, एक आमाडोभ है। करोड़ों रुपए खर्च हुआ, उसके लिए आपने 1% कोई काम किया? बस एक प्रश्न इनसे। जी अटल जी, एक मिनट आपने बात की, बैठिए आप आराम से। RMKK रोड जो कि हाईवे हुई है, जो कि क्योची से लेकर डिडोरी को जोड़ती है, पिछले विधानसभा में मैंने ये मसला उठाया था। उस पूरे विधानसभा के दौरान जब रोड में बहुत ज्यादा गड्ढे हो गए थे और 3 बसें पलट गई थी जी, तब मैं उस क्षेत्र के दौरे पे था। और ये बात में, एक विधायक का काम विधानसभा में उठाना और जनता के बीच खड़े होना होता है। जहां तक अस्पताल की बात की, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ अस्पताल के निरीक्षण में गया था। स्वास्थ्य मंत्री जी का कहना था कि ये केवल इस जिले की नहीं, पूरे प्रदेश की समस्या है कि हमारे पास ट्रेंड स्टाफ नहीं है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि बिलासपुर में एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना हुआ है, 2 साल हो गए, आज तक चालू नहीं हुआ है। तो उन्होंने पूरे प्रदेश की समस्या बताई और इन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में मेरा तो मानना है कि राजमेरगढ़ हो या हमारे अमरकंटक की जो पहाड़ी क्षेत्र है, अभी क्योची को फॉरेस्ट की मैडम, DFO मैडम बैठी है, एक नया गेट खुलने की बात हो रही है कि अचानक मार्ग का नया गेट क्योची पे खुलेगा। तो अगर क्योची में अचानक मार्ग का गेट खुलता है तो पर्यटन की संभावना बनेगी। दोनों आमाडोभ और कबीर चौरा बहुत अच्छा रेस्ट हाउस है, उसमें बहुत सारी सुविधाएं हो चुकी हैं और सुविधाओं की गुंजाइश है। पर हमारे पर्यटन मंत्री जी जो अभी नए नए बने हैं, राजेश अग्रवाल जी जो यहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं, उनसे आप लोग ये डिमांड कीजिए कि पर्यटन मंत्री होने के नाते इस जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते पर्यटन में कैसे ज्यादा पैसा है और कैसे विकास हो, इनको बात करना चाहिए। इसमें बात चलिए, अटल जी का जवाब था। किसी और व्यक्ति का कोई सवाल? जी जी, मैं सत्यनारायण जायसवाल हूं। मेरा यहाँ पर शासन भी मौजूद है, प्रशासन भी मौजूद है। आपके माध्यम से मैं जो ये एक सवाल कर रहा, सवाल नहीं है कि मांग है, ये कि ये GPM जिला और ये पेंड्रा, यहां से सोन नदी का उद्गम हुआ है। अभी हम ये गूगल खोलेंगे और बोलेंगे कि सोन नदी का उद्गम कहां है, हमको पूरे देश में पढ़ाया जाता है कि अमरकंटक से उद्गम हुआ है, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। अमरकंटक से जो सोन नदी का उद्गम हुआ है, वो सोन नदी आमानालम मिलता है, आमानाला अरपम मिलता है, अरपा शिवनाथ में मिलता है, शिवनाथ महानदी में, मतलब वो महानदी बेसिन की नदी है। और पेंड्रा से जो सोन निकलती है वो सोन जाकर गंगम मिलती है।
वो गंगा बेसिन की नदी है। हम जहां बैठे हैं यहां से 3 बेसिन की नदियां निकलती हैं, गंगा बेसिन, महानदी बेसिन और नर्मदा बेसिन। लेकिन हमको, पूरे देश को, पूरे विश्व को यह गलत पढ़ाया जाता है कि सोन नदी अमरकंटक से निकली है। मेरा पूरा शासन और प्रशासन से निवेदन है कि पाठ्यक्रम में सुधार करवाया जाए और पेंड्रा को उसकी पहचान लौटाई जाए। पेंड्रा को उसकी पहचान जाए। विधायक जी कुछ कहना चाहेंगे इसमें? उनका जो दावा है इसमें आपका कोई अध्ययन हो या आपकी कोई जानकारी हो? जी, अभी तक जो हमको जानकारी है कि सोन नदी का उद्गम जो है अमरकंटक से है। बाकी इतना डिटेल जो इन्होंने बात रखा है मुझे तो नहीं है। नहीं, वो क्षेत्र पेंड्रा गौरेला में आता है, पर चूंकि बोलबाल की भाषा में जब पंडित जी लोग मंत्र पढ़ते हैं तो बोलते हैं अमरकंटक क्षेत्रे। तो चूंकि ये पुराने समय से ऐसा चल रहा है कि अमरकंटक क्षेत्रे, तो वो चल रहा है, पर इसको सुधार किया जाना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि सोन नदी का उद्गम जो कि अपने चलिए, तो एक महत्वपूर्ण जानकारी इस मंच से साझा की है आपने, तो इसे जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। खुशवंत साहब जी हमारे बीच में है, उम्मीद करते हैं कि वो मंत्रिमंडल में भी इस जानकारी को अपने साथी मंत्रियों से साझा करेंगे और कुछ ना कुछ ठोस करने की कोशिश करेंगे। कोई और सवाल? कोई बात। मैं सर इस मंच के माध्यम से अभी 1 हफ्ते पहले एक खबर छपी थी दैनिक भास्कर में। उस खबर को सुनकर मैं बड़ा चिंतित भी हुआ और मैं इस बात को रखना चाहता हूं कि आज देश के प्रधानमंत्री हमारे जो हैं भारतीय संस्कृति के रथवाहा हैं और प्रदेश में मुख्यमंत्री भी हमारे छत्तीसगढ़ी ही हैं। रायपुर के कौशलपुर गांव में 2 स्कूल चलते हैं, प्राइमरी स्कूल सरकारी। एक स्कूल है हिंदी मीडियम, एक स्कूल है इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे कुर्सियों में बैठते हैं और हिंदी मीडियम के बच्चे जमीन में बैठते हैं। इस हिंदी को, जिसके लिए पूरा देश राष्ट्रभाषा में प्रभावित करता है और साउथ में भी थोपना चाहता है, वहां लड़ाई भी होती है। हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी लागू होनी चाहिए, पर जो हिंदी पढ़ने वाला बच्चा है वो जमीन में बैठता है, हमारे पूरे प्रदेश में जमीन में बैठ रहा है, और उसी सरकारी स्कूल में इंग्लिश पढ़ने वाला बच्चा कुर्सी में हिंदी की स्थिति को लेकर आप चिंतित है, लेकिन इस डिफरेंस को खत्म करना चाहिए। और मैं चलिए, तो कुल मिलाकर हमारे पास में अब गौरेला पेंड्रा को लेकर सवाल नहीं रहे। मुझे एक आखिरी बातचीत जो करनी थी वो अमित जोगी जी से करनी थी। और अमित जी, आखिरी सवाल जो आपसे है, आपने अपनी चुनावी राजनीति के संदर्भ में तो स्पष्ट कर दिया, पर गौरेला पेंड्रा मरवाही को लेकर आपने 2 मुद्दे सामने रखे थे। एक सिंचाई परियोजना के संदर्भ में रखा, एक बाईपास के संदर्भ में रखा। शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा पर भी आपने लिटरेसी की बात उठाई, पर स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई जरूरत जो आप यहां रेखांकित करना चाहें? मैं माननीय मंत्री जी आए हैं, अधिकारी लोग भी हैं, इतना ही कहूंगा। NHM नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत इस जिले में 36 पोस्ट सैंक्शन की गई हैं और पिछले 6 सालों से, मैं ये 2 साल या 4 साल नहीं, 6 सालों से वो 36 पोस्ट अभी भी वेकेंट पड़ी हैं। NHM की जो ये 30, कितने अस्पताल खोले, कितने PHC खोले, ये नहीं मैं जानना चाहता। जो पोस्ट्स वेकेंट हैं, सुपर स्पेशलिस्ट्स की, नर्सेस की, देयर आर 36 पोस्ट्स। इनको कब भरा जाएगा उसकी तारीख मैं आपके मन से, सरकार से जानना चाहूंगा। दूसरी बात जो आपने, मैं बोल ही रहा था लिटरेसी रेट पे कि आपने सीधे हमला बोल दिया मुझ पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि क्योंकि ये जो जिला जब बना था, मेरे पिताजी भी थे, उन्होंने बहुत तारीफ करी भूपेश जी की, तो वो उस समय का जो नोटिफिकेशन था, पसान जो इलाका है पोड़ी ब्लॉक का, वो भी इस जिले का हिस्सा होना था। पसान के रहने से ही जो GPM जिला है वो इकोनॉमिकली वायबल होगा। पसान अकेले को 300 करोड़ रुपया DMF का आता है। आज अगर हम इस जिले को देखें तो मुश्किल से 1 करोड़ भी DMF का नहीं आ रहा है। पसान के आने से जो हमारा रेवेन्यू का कंटिन्यूअसली एक बड़ा क्राइसिस रहता है वो खत्म हो जाएगा। तो जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन था जिसमें पसान भी सम्मिलित था वो इंक्लूड किया जाए, और रही जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है एडुकेशन और हेल्थ, उसको हम अपना सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी बनाएं। मैं, माननीय मंत्री जी आए हैं, मैं चाहूंगा कि कैबिनेट में आप इस बात को रखें कि इस जिले में बहुत अच्छा आबोहवा है,
रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, वो अपने पत्नियों का इलाज कराने यहां पर आए थे, यहां पर इलाज कराकर वो गए। तो ऐसे में हम इसका एक एडवांटेज लें। सरकार की ठोस योजना होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे आपका ही ग्रुप हो, अगर यहां पर कोई यूनिवर्सिटी या मेडिकल सिटी लाना चाहता है तो सरकार आपको फ्री में जमीन दे, आपको टैक्स एग्जेम्पशन दे, आपको सारे क्लियरेंस एक समय सीमा पर दे और लोग आए और यहां पर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज खोलें, मेडिकल हब खोलें और इस दिशा में काम करें। मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा क्योंकि अभी सत्यनारायण जी ने भी बोला कि सोन नदी को लेकर, तो यहां पर सोन कुंड है। सबसे बड़ा मेला जो इस पूरे इलाके में भरता है वो सोन कुंड में भरता है। इस पूरे इलाके में जग जाहिर है कि जो है सोन जो है वो नदी नहीं है, वो नद है। नदी नर्मदा जी हैं। तो सोन यहां से गए थे उनसे विवाह करने अमरकंटक, ये हमारी पौराणिक कथाओं में भी है। अब मोदी जी की सरकार और कुछ काम कर रही है नहीं कर रही है, पर मंदिरों का उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। जो रिलीजियस टूरिज्म है, चाहे उज्जैन हो चाहे कोई भी और जगह हो, पर छत्तीसगढ़ क्यों नहीं हो पा रहा है डेवलप? तो विधायक जी का क्षेत्र में रतनपुर आता है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जो आराध्य देवी हैं वो रतनपुर में है। हमारे यहाँ सोन नद का सोन कुंड है। तो इन दो एरियाज में भारत सरकार के पास रिलीजियस टूरिज्म के लिए अनलिमिटेड बजट है, तो वो यहां पर आए और उस रिलीजियस टूरिज्म में भी हम लोग कुछ डेवलपमेंट करें, तब जाकर पसान को यहां लेके आइए। इस जिले को एजुकेशनल और मेडिकल हब बनाने के लिए एक कोई पैकेज दीजिए और रिलीजियस टूरिज्म में चाहे वो महामाया हो चाहे वो सोन नदी का सोनकुंड हो, उसको डेवलप करने के लिए कुछ किया जाए, तब जाके ये जिला इकोनॉमिकली वायबल होगा। ये अमित जोगी ने कुछ ठोस बातें रखी हैं। अटल श्रीवास्तव जी खुशवंत साहब जी के सम्मुख कुछ बात रखना चाहते हैं। तो अटल जी मौका है, देखिए चूकिए मत। मैं हमारे खुशवंत गुरु जी को बधाई देता हूं कि छत्तीसगढ़ के सबसे कम उम्र के मंत्री बने हैं। उनके पास तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, अनुसूचित जाति विकास मंत्रालय है। चूंकि आप पेंड्रा गोरेला मरवाही आए हैं और हरिभूमि ने मुझे मौका दिया है कि आपसे कुछ मांगा जाए, तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ जो ITI है उसके ट्रेड्स को और बढ़ा दिया जाए और महिला ITI भी खोलने की यहाँ पर घोषणा आप करें। दूसरा, इस जिले के सबसे पास स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी ने एक आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी जो अब मध्य प्रदेश में है, पोड़की में। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कम से कम 4 बसें मरवाही गोरेला पेंड्रा से यहाँ के बच्चों को वहां लाने और ले जाने के लिए आप घोषणा करें ताकि बच्चे उस यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ सकें। बस एक छोटी सी मांग। तो कुछ ठोस बातें यहाँ पर निकल कर आई। इस जिले के आकार को बढ़ाने के संदर्भ में एक सुझाव अमित जोगी जी ने दिया, वो सरकार के स्तर पर विचारणीय होना चाहिए। इस क्षेत्र में बड़े उद्योग लगाने के स्थान पर शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़े संस्थानों को लाया जा सकता है, इस संभावना पर विचार करने की बात हुई। ITI को अपग्रेडेशन के संदर्भ में आपने बात की। विधायक जी का वादा है कि वो बाईपास तो इस कार्यकाल में बनवा ही देंगे और तभी वोट मांगने के लिए आपके बीच में आएंगे। तो कुल मिलाकर एक सार्थक बातचीत हमारे पैनलिस्ट के साथ में हुई है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हमारे इन पैनलिस्ट के लिए और आगे की कार्रवाई के लिए मैं शैलेश पांडे जी से आग्रह करूंगा। शादी रहे जी। अभी जब गुरु खुशवंत साहब जी आएंगे उस समय पर मंत्री से बात कीजिएगा, ज्यादा प्रभावी तरीके से आपकी बात सरकार तक पहुंचेगी। बोल दीजिए, बगैर उसके बोल दीजिए, आपका सवाल मैं दोहरा दूंगा। ये विधायक जी कुछ कहना चाहेंगे? मैं भी उनकी इस बात का समर्थन करता हूं, एक बेटे होने के नाते भी और इस क्षेत्र का एक नागरिक। कोई बात नहीं, आपके छोटे भाई बगल में बैठे हैं, बताएंगे ना। नहीं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज गुरुजी भी आए हैं, सभी लोग आप लोग आए हैं। जब जमीन हमारी है, मूर्ति हमारी बनी हुई है,
तो क्यों नहीं उसको लगाने की घोषणा भी इसी मन से माननीय मंत्री जी आए हैं करें, तो एक जो सबके मन में टीस है वो भी खत्म हो जाएगी। जी विधायक जी कुछ कहना चाहेंगे? इन्होंने जो बात रखा वो जगह जो है मरवाही विधानसभा में नहीं आता है, वो नगर पालिका जो है गौरेला का विषय है और उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। देखिए आपने अपनी बात कह दी, ठीक, आपका सवाल है, सवाल का उत्तर विधायक जी ने अपने अनुसार दे दिया, फैसला जनता कर लेगी। सवाल का जवाब सही मिला नहीं मिला। अटल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं तो अटल जी का भी स्वागत है। देखिए गौरेला विधानसभा का क्षेत्र आता है। मैं समझता हूं कि हम लोग कहीं भी किसी भी पार्टी में हो, जो राजनेता हैं जिन लोगों ने यहाँ से क्या जनप्रतिनिधित्व किया है, उसमें स्वर्गीय अजीत जोगी जी का नाम हम लोग बड़े श्रद्धा से इस पूरे प्रदेश में लेते हैं कि उन्होंने पहली बार बागडोर संभाली थी। इसमें गुटी राजनीति, दलीय राजनीति से उठ के उनकी मूर्ति का अनावरण होना चाहिए, ये मेरा मानना है। इसमें शायद प्रशासनिक रूप से पहले के जो कलेक्टर थे उन्होंने कुछ कमियां बताई थी, पर मुख्यमंत्री जी ने भी सहृदयता से ये कहा था कि मूर्ति लगनी चाहिए। तो मैं कलेक्टर साहब से यही निवेदन करूंगा कि जो भी फॉर्मेलिटी बची हुई है, क्योंकि अजीत जोगी जी किसी एक दल के नेता नहीं थे, उस क्षेत्र के नेता थे, इस प्रदेश के नेता थे, उनकी मूर्ति का अनावरण जरूर होना चाहिए। तो कुल मिला के पैनल एक राय होकर है कि अजीत जोगी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, इस प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, एक विभूति थे, और मुख्यमंत्री जी के हवाले से अटल जी बता रहे हैं कि विष्णुदेव साई जी भी इस पर सहमति दिए हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं जब सबकी सहमति है तो अगला कार्यक्रम करेंगे, उससे पहले इस मूर्ति की स्थापना और अनावरण समारोह हो जाएगा। इस अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्रवाई के लिए शैलेश जी।